स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत ने कई शो आपके लिए लॉन्च किए हैं दर्शकों, लेकिन आज आपका नया शो न्यूज का एक्सरे आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज से रिपब्लिक भारत के अध्याय में एक नया और सबसे अलग न्यूज शो जुड़ने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सफर में आप सभी का साथ बना रहेगा और इसी के साथ अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि न्यूज का एक्सरे एक बेहद खास और सबसे अलग शो क्यों है। क्या खास है इसमें आपके लिए? ये आपके लिए हर एक खबर के न केवल वर्तमान में बल्कि इतिहास और भविष्य में भी लेकर जाएगा। हम खबर की हर परत को खोलेंगे और गलत जानकारी देने वालों को एक्सपोज करने का काम करेंगे और अंत में हर एक खबर की पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। तो आइए आज हम और आप मिलकर इसका सफल शुभारंभ करते हैं। तो आज कौन सी एक्सरे रिपोर्ट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। ये आज की एक्सरे रिपोर्ट्स आपके सामने आ गई हैं। लोकतंत्र और आपातकाल, और इधर नेता प्रतिपक्ष पर इंडिया अलायंस उलझन में है और साथ ही साथ स्पीकर का चुनाव होना है और हंगामा चल रहा है। लेकिन पहली एक्सरे रिपोर्ट हम देखेंगे, आइए जरा देखते हैं क्या है इसमें। ये आप देखिए, ये सवाल आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में हंगामा आखिर क्यों हुआ, यह आपको जानना चाहिए। क्या है 50 साल पहले का काला अध्याय जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, और हंगामा होगा तो आपसे जुड़े हुए काम आखिर कैसे होंगे, आपसे सरोकार रखने वाले काम कैसे होंगे। इसी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आज मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों, क्योंकि जिस तरह से आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र था और पहले सत्र में आज से ये शुरुआत हो गई। सत्र शुरू होने के साथ ही प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक एक करके आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। मोदी कैबिनेट के मंत्रियों ने भी आज शपथ ली है और आज की संसद में भारत की विविधता की तस्वीरें भी देखने को मिली। अधिकतर सांसदों ने जहां हिंदी भाषा में शपथ ली, वहीं असमिया, तेलुगु, पंजाबी समेत संस्कृत भाषा में भी सांसदों ने शपथ ली है। लेकिन लोकतंत्र पर हंगामा भी आज हुआ है। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, जिस समय संसद में सांसद शपथ ले रहे थे उसी दौरान विपक्ष हंगामा कर रहा था दर्शकों, सोचिए जरा। और आज इंडी गठबंधन के सभी सांसद हाथ में संविधान के किताब लेकर आए थे और सत्ता पक्ष पर उन्होंने संविधान से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठने लाजमी है कि आखिर विपक्ष करना क्या चाहता है। लोकसभा चुनाव के बाद भले ही विपक्ष इस बार मजबूत हो गया हो, लेकिन मुद्दों से आज भी भटका हुआ है और हाथ में संविधान लेकर उसे बचाने का राग अलाप रहा है। लेकिन यह विपक्ष भूल गया है कि संसद में संवैधानिक प्रक्रिया में अपने विरोध से यह अड़चन डाल रहा है और देश की जनता यानी आप लोग इस विपक्ष को मजबूत बनाते हैं। संसद भेजा है इन्हें, उम्मीद थी कि ये जनता से जुड़े हुए, आपसे जुड़े हुए सवाल उठाएंगे, लेकिन विपक्ष संसद में सियासत से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन एक और तस्वीर आज देखने को मिली दर्शकों, ये आप देखिए, संसद के बाहर विपक्ष जब संविधान लिए हुए खड़ा था, इन चेहरों को जरा आप ध्यान से देख लीजिए। ये उसी कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने आपातकाल लगाया था और आज उसी कांग्रेस के नेताओं को संविधान की फिक्र हो रही है। क्या ये फिक्र सच्ची है या महज सियासी फायदा लेने का जरिया है? ये सवाल बहुत बड़े हैं और कड़े हैं। उसी से जुड़ी हुई पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे के जवाब में संविधान बदल देंगे के नैरेटिव से विपक्ष ने इस लोकसभा चुनाव में खुद को मजबूत किया। इसलिए विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी संविधान पर राजनीति को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में जुट गई है। आज संसद का सत्र शुरू हुआ तो पूरा विपक्ष हाथ में संविधान लिए हंगामा करता नजर आया।
जिस समय संसद में नवनिर्वाचित सांसद शपथ ले रहे थे, उस समय विपक्ष हंगामा कर रहा था। जुबान पर लोकतंत्र बचाने का राग था, लेकिन मंशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अड़ंगा लगाने की थी। विपक्ष ने संविधान को हथियार बनाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को देश पर थोपे आपातकाल की याद दिला दी। भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। पीएम मोदी ने विपक्ष को आईना दिखाया तो इंडिया अलायंस के नेता तिलमिला उठे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उखड़ गए, पीएम मोदी के बयान पर पलटवार कर दिया। Without declaring emergency, you are doing it. विपक्ष के ये तेवर बता रहे हैं कि लोकसभा का सत्र हंगामेदार रहने वाला है। 18वीं लोकसभा में विपक्ष भले ही मजबूत हो, लेकिन मुद्दों से अभी भी भटका हुआ है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन एक्सरे रिपोर्ट जब सामने आती है दर्शकों, उसकी केस की स्टडी की जाती है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये केस क्या है। 2 केस इस समय हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको केस 1 बताता हूं। आप चलाइएगा। 10 साल बाद विपक्ष मजबूत हो गया है सदन में, और सदन में विपक्षी सांसदों की संख्या बढ़ गई है। ये जो आप देख रहे हैं, इंडिया अलायंस के 234 सांसद इस समय पहुंचे हुए हैं, और संसद में कांग्रेस के 99 सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं, और डीएमके के 22 सांसद चुने गए। बड़ी बात है, टीएमसी के 29 सांसद जीत कर आए हैं, और आंकड़े बढ़ गए हैं, लेकिन विपक्ष का रवैया नहीं बदला है। यानी संसद में शुरू से ही हंगामा करने में विपक्ष जुटा हुआ है, लेकिन क्या मुद्दों से विपक्ष भटक रहा है? और अगर विपक्ष भटकेगा तो आपके मुद्दे कौन उठाएगा? अब मैं आपको बताता हूं केस 2 क्या है। केस 2 समझ लीजिए। 18वीं लोकसभा में इधर एनडीए तैयार है, नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ हुई है, जो आपने तस्वीर देखी, और लोकसभा में एनडीए के आंकड़े क्या हैं जान लीजिए। 293 सांसद हैं, बीजेपी के 240 सांसद हैं, टीडीपी के 16 हैं, जेडीयू के 12 हैं, और बाकी सहयोगियों के 25 सांसद जीते हैं। संवैधानिक प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है। इधर स्पीकर के लिए चुनाव की तैयारी भी है, और जनता के मुद्दे सरकार की प्राथमिकता में हैं। लेकिन यह केस तो आपने देख लिया। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लेकर संसद पहुंचे थे, शपथ ली। क्या वो कह रहे हैं, आइए सुन बातें। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है, और ये अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था।
तो अब वक्त आ गया है दर्शकों फाइनल एक्सरे रिपोर्ट का। लेकिन एक्सरे रिपोर्ट बताने के लिए हमें पहले इतिहास में चलना होगा, और इतिहास में हम चलेंगे और समझेंगे कि आखिर हुआ क्या। आइए, ये इतिहास में हम लोग आ गए दर्शकों, और ये इतिहास क्या कहता है मैं आपको बताने वाला हूं। जो 50 साल का जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले अध्याय का, वो पद बचाने के लिए थोपी गई इमरजेंसी थी। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई जाती है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की आड़ में आपातकाल लगा दिया जाता है। इंदिरा गांधी की सत्ता बचाने के लिए आपातकाल को लगा दिया गया। चुनाव संबंधी नियमों को संशोधित कर दिया गया। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला गया, और इंदिरा के कई मंत्रियों ने आपातकाल का विरोध किया तो क्या हुआ, उन्हें मंत्रालय से ही बाहर कर दिया। सोचिए जरा, विरोध करने पर मंत्रालय से बाहर, और रातों रात सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इंदिरा के खिलाफ जिसने बोला उसे जेल में ठूस दिया गया। यह है इतिहास। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की गिरफ्तारी हो जाती है, और इसके साथ कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य तक गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। संसदीय दल के सचिव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 7 दिन में करीब 15,000 लोग जेल में डाल दिए गए। ये इतिहास है दर्शकों। नेता, अफसर, मीडिया, कानून सब इमरजेंसी के दायरे में आने लगे, और जेल में विपक्ष के नेताओं पर अत्याचार हुआ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कई पत्रकारों की हड्डियां तक तोड़ दी गई। 2 क्रांतिकारी किश्तैया और हुमैया, इनको फांसी दे दी गई, और संविधान और कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये इतिहास है। जो आज संविधान की बात करते हैं, अनुच्छेद 14, 21 और 22 को खत्म कर दिया गया। मीडिया को पंगु बनाने की कोशिश हुई दर्शकों, और मीडिया हाउस की बिजली काट दी गई। अखबारों पर सेंसर लगा दिया गया, और किशोर कुमार जैसे महान गायक की आवाज तक को दबा दिया गया। ये आपने इतिहास देखा है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था दर्शकों, इतिहास, वर्तमान और भविष्य बताऊंगा। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं वर्तमान में आखिर क्या हो रहा है। आइए, वर्तमान में किस तरह से तैयारी की जा रही है। अब मैं आ गया हूं वर्तमान में दर्शकों। यह है वो वर्तमान, क्या हो रहा है जान लीजिए। 2014 तक भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, भारत की इकॉनमी $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच गई है, और भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत में यूपीआई ने डिजिटल क्रांति हासिल की है, और इसी के साथ साथ यूपीआई पर लाइव बैंकों की संख्या 598 पहुंच चुकी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर भी लगाया है। और आपको यह भी बता दूं कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा है। साथ ही साथ कश्मीर में आतंकवाद का सफाया किया जा रहा है, और पीएम मोदी किसानों की आय दोगुनी करने में जुटे हुए हैं। साथ ही तीसरा टर्म शुरू होते ही किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री ने जारी की पहला काम था। आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का इलाज किया जा रहा है, और साथ ही साथ देश में नेशनल हाईवेज की संख्या 60% तक बढ़ गई है। ये वर्तमान चल रहा है। आप सोचिए, 71,000 किलोमीटर नया रेल नेटवर्क भी बनाया हुआ है। साथ ही 10 साल में देश को 9 वंदे भारत ट्रेन मिली है। और आखिर में आपको बता दूं, 10 साल में जिस तरह से काम हुए, भारत चांद पर वहां पहुंचा है जहां किसी की पहुंच नहीं है। लेकिन अब भविष्य में क्या होगा, क्योंकि लगातार हंगामा किया जा रहा है। आइए मैं आपको भविष्य में लेकर चलता हूं। ये देखिए आप, भविष्य में हम आ गए, और भविष्य में क्या तैयारी की जा रही है, आइए जरा आपको वो भी मैं बता देता हूं। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। यानी भारत विकसित होगा और दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, और इसी लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है। मूव करिए इसे। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर सरकार का पूरा फोकस है। देश में जल्द ही बुलेट ट्रेन भी चलाई जाएगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में भारत को सबसे ऊपर किया जाएगा। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, और 3rd टर्म में सरकार बड़े प्रस्ताव भी लेकर आने की तैयारी कर रही है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, इसे लेकर भी हंगामा हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सुनिए जरा। मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए, इसीलिए नेता लोग एक होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। कांग्रेस करती रही है इमरजेंसी लगाना, के संविधान था क्या वो? नहीं, संविधान का पालन करना तो नहीं था वो।
तो वो सब काम उन्होंने किए हैं। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। बार बार संविधान का विषय निकाल कर अपोजिशन ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। संविधान है, इनके अनुसार ही हमारा देश चले, सरकार चले, ना कि आरएसएस के एजेंडे पे, ना कि नागपुर के एजेंडे पे। कहाँ संविधान, कौन सी का संविधान करते हैं? कौन सा संविधान बदला जा रहा है? संवैधानिक संस्थाएं जो कार्रवाई कर रही हैं उसमें सरकार हस्तक्षेप करके रुकवा दे, और नहीं रुकवाएगा तो संविधान खतरे में। जनता पीछे हमारे बोल रहे हैं, उनकी आवाज बुलंद रखने के लिए हम पार्लियामेंट आते हैं। किसी और के शक्ल या छातियों को माप करने फीता लेके हम नहीं आ रहे। शुरू से ही जिस तरह की जिद का माहौल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि संसद के अंदर भी अच्छे सुहाने मौसम के साथ और सुहानी सोच के साथ काम हो, ये सभी लोग चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के दौर तो याद दिलाया, पर जो एजुकेशन इमरजेंसी देश में लगी है, ये कहाँ तक सही है? मौसम के आंखों में नमी है, लगता है आज कोई कमी है, और मेरी मेज पर रखी हुई संविधान की पुस्तक में कुछ पन्नों की कमी है। वो पन्ने इंदिरा गांधी जी ने संविधान के फाड़ के फेंक दिए थे। तो पहली एक्सरे रिपोर्ट यहां पर पूरी होती है। अब मैं आपको लेकर चलूंगा दूसरी रिपोर्ट की तरफ। इसे देखते हैं जरा, क्या है दूसरी रिपोर्ट। ये देखिए, नेता प्रतिपक्ष पर इंडिया अलायंस उलझन में 10 साल बाद यह मौका मिला है दर्शकों। लेकिन क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, और लोकतंत्र में यह कितना जरूरी होता है, यह मैं आपको अब बताने वाला हूं। आइए, क्योंकि इन सवालों को तो आपने जान लिया, लेकिन क्या वाकई ऐसी स्थिति है राहुल गांधी और कांग्रेस और इंडिया अलायंस के सामने? आइए दिखाते हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद विपक्ष को मिलने जा रहा है। कांग्रेस के पास इसे बार बार लोकसभा में मौका आता है, और इस बार नेता प्रतिपक्ष भेजने का नंबर है। कांग्रेस नेताओं की पूरी तैयारी है। नेता प्रतिपक्ष को चुनने के लिए एक बैठक हुई। सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनने पर सहमति दर्ज कराई गई, लेकिन राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी ने और इस पद को संभालने पर विचार करने के लिए कुछ वक्त मांगा है। यानी राहुल गांधी अभी नेता प्रतिपक्ष के लिए खुद को तैयार नहीं मानते, या फिर राहुल गांधी इस जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। दूसरी मूव करिए। राहुल गांधी क्या फिर से भागेंगे? क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने से भाग रहे थे, और ऐसा पहली बार नहीं है जब वो जिम्मेदारियों से किनारा कर रहे हैं। इससे पहले 2019 में लोकसभा के चुनाव में हार मिली। राहुल ने पार्टी को और मजबूत करने की बजाय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस बार लोकसभा चुनाव में अमेठी की जनता चाहती थी कि वहां से आए, लेकिन वो अमेठी से चुनाव लड़ने की बजाय रायबरेली भाग गए। यही नहीं, राहुल को वायनाड की जिस जनता ने चुना, अब वो उसे छोड़ने का भी मन बना चुके हैं। लेकिन क्या राहुल को मनाने की तैयारी की जा रही है? ये देखिए, आप मीटिंग चल रही है, और यही वो दल है, राहुल के साथी दल, जो चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बन जाएं। लेकिन कांग्रेस सहित तमाम नेता राहुल को मनाने में लग गए हैं। यही वजह है कि इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी को मनाने में जुटे हुए हैं। अब सवाल यह कि क्या राहुल गांधी इंडिया अलायंस के नेताओं की बात मानेंगे? अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल क्या अपने इन सहयोगी दलों की नेताओं की बात मानकर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभालेंगे? सवाल बना हुआ है। लेकिन राहुल किस तरह से बार बार भागते रहे, वो जरा इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के लिए राहुल गांधी के नाम की चर्चा चल रही है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल चाहते हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद संभालें। लेकिन क्या आपको पता है इससे पहले राहुल गांधी ने कितने पद संभाले हैं और वहां राहुल गांधी का कैसा प्रदर्शन रहा है? कांग्रेस ने राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन राहुल की लॉन्चिंग हर बार फ्लॉप रही। कांग्रेस ने राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी का अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद राहुल ने पुरजोर तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन राहुल की तैयारी इतनी कमजोर थी कि वो सरकार को घेरने के चक्कर में खुद गिर जाते थे। एक समय तक तो यहां तक कहा जाने लगा था कि राहुल ने जहां जहां प्रचार किया वहां बीजेपी की जीत पक्की हो जाती थी। यहां तक कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट गई, जिसके बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव से 2 साल पहले यानी 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के जरिए वो देश के अलग अलग हिस्सों में पैदल चले, जहां उन्होंने लोगों से सीधा संवाद किया। राहुल गांधी को उनकी इस यात्रा का फायदा मिला। यात्रा से उनकी राजनीतिक समझ बढ़ी तो 2024 में उनकी पार्टी की सीटें बढ़ी। यही वजह है कि अब राहुल को नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका मिला है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं।
देखना तो यही होगा दर्शकों, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं इसमें भी 2 केस आ गए और ये केस बड़ा गंभीर आया हमारे पास, तो हमने कहा हम इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। आइए 2 केस पहले आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। 10 साल बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने का मौका है, एलओपी, और कुल 55 सांसदों की इसके लिए जरूरत होती है। कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं, कांग्रेस को यह पद मिलेगा। 2014 और 2019 में आंकड़ा नहीं था, इसका कांग्रेस ने विरोध भी किया था, आपको याद होगा, लेकिन 17वीं लोकसभा में अधीर रंजन बनाए गए और आंकड़ा नहीं होने पर भी पद दिया गया। लेकिन दूसरा केस क्या, यह भी समझ लीजिए, लोकसभा में दूसरे नंबर की भूमिका होती है नेता प्रतिपक्ष की और एक संवैधानिक पद है। कैबिनेट मंत्री जैसे अधिकार दिए जाते हैं, सुविधाएं मिलती हैं, सरकार को आईना दिखाने का भी काम होता है। ईडी सीबीआई चीफ की नियुक्ति में भी शामिल होते हैं, जो बड़े बड़े सवाल हैं वो भी देख सकते हैं। और लोक लेखा समिति के चेयरमैन होते हैं नेता प्रतिपक्ष, वो जनता के हितों को उठाते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं और इसलिए ये पद बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन हमने वरिष्ठ पत्रकार से पूछा कि आखिर राहुल गांधी बनेंगे या नहीं बनेंगे, उन्हें मनाया जा रहा है, क्या होगा, सुनिए जरा। जो नेता परिपक्ष होता है या लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, उसकी भूमिका हमारी पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में बड़ी अहम होती है। ये अहम होती है सरकार के लिए, ये अहम होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये अहम होती है पब्लिक की वॉइस के लिए, एक ऑल्टरनेटिव वॉइस जो है, क्योंकि हर चीज में अगर सारे यस मैन हो जाएंगे तो फिर डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता। 10 वर्ष बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता दिखाई देंगे। चूंकि किसी भी पार्टी को लोकसभा की कुल संख्या के 10% सीटें नहीं आई थी, इसलिए उन्हें विपक्ष के नेता का पद नहीं मिला। सामान्यतः तो ध्यान यही जाता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के पास जाएगा, लेकिन अभी यह कहना मुश्किल है कि कौन होगा। यह भी संभव है कि INDIA किसी अपनी ओर से एकता दिखाने के लिए किसी को भी सामने ला सकती है अध्यक्ष पद के लिए। वो शायद 1-2 दिन में वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो वक्त आता है इस पर फाइनल एक्स-रे रिपोर्ट का, और इसके लिए हमें कहां जाना होगा आप बेहतर जानते हैं। आइए हम लोग चलते हैं इतिहास में। आइए जरा इतिहास की तरफ रुख करेंगे। ये आप देखिए, सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष का पद बना कब, जान लीजिए 1956 में मावलंकर की मांग पर यह नियम बनाया गया था। 1969 में राम सुहाग पहले नेता प्रतिपक्ष बने दर्शक, और 1977 में इस पद को संवैधानिक दर्जा मिला। अब क्या हुआ, 1989 में राजीव गांधी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, 2009 में सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष नहीं है, और 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष रहे। लेकिन इनका एक किस्सा है, इतिहास में आया हूं तो बता देता हूं। उस समय नरसिम्हा राव दर्शकों देश के प्रधानमंत्री थे। क्या हुआ, नरसिम्हा राव सरकार में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और अटल जी ने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए वित्त मंत्री पर सियासी प्रहार कर दिया। अटल जी के प्रहार से मनमोहन सिंह बड़े नाराज हो गए दर्शक, मनमोहन सिंह ने इस्तीफे तक का मन बना लिया था, सोचिए जरा। और नरसिम्हा राव अटल बिहारी जी के पास पहुंचे, असमंजस में थे क्या करें। उन्होंने मनमोहन सिंह को समझाने की अटल बिहारी जी से अपील की। फिर क्या था, अटल जी मनमोहन सिंह के पास पहुंच गए और अटल जी ने मनमोहन सिंह को समझाया कि मान जाइए। अटल जी ने कहा आलोचना को खुद पर मत लीजिए, क्योंकि मैंने तो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाई है, उसे निभा रहा हूं। और वाजपेयी के समझाने पर मनमोहन सिंह मान गए। तो यह पद कितना महत्वपूर्ण होता है ये तो हमने इतिहास में जान लिया, लेकिन अब इसे लेकर वर्तमान में क्या स्थिति बनी है, आइए जरा हम वर्तमान में चलेंगे। वर्तमान में क्या हो रहा है ये मैं आपको बताता हूं। अब दिखाइए जरा वर्तमान में क्या हो रहा है, ये आप देखिए। राहुल गांधी को क्या होगा, सदन में रुकना पड़ेगा अगर बनते हैं तो नेता प्रतिपक्ष, और इसके साथ क्या होगा, सरकार के कार्यों पर नजर रखनी होगी, संसद की प्रमुख घटनाओं पर भी नजर रखनी होगी, और विपक्षी दलों को एकजुट रखने का भी काम करना होगा। हाई पावर कमेटी में वोटिंग करनी होगी और सरकार को घेरने के मुद्दे का भी चयन करना होगा। इतने सारे काम, विपक्ष के बोलने का विषय, समय का चयन भी इनकी जिम्मेदारी हो जाएगी, और सरकार के गलत कामों को भी एक्सपोज करने का काम करेंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष लोक लेखा समिति का चेयरमैन होता है और सरकार के फाइनेंशियल अकाउंट्स की जांच भी करता है, जो संसद में तय होता है कितना पैसा देना है। लेकिन राहुल गांधी हैं कि इस मसले को लेकर भाग रहे हैं। लेकिन भविष्य में क्या होगा, आइए जरा मैं आपको भविष्य में लेकर चलता हूं। ये आप देखिए, भविष्य में आ गए हम लोग। ये भविष्य क्या कहता है राहुल गांधी का, आइए जरा बता देता हूं आपको।
एलओपी यानी लोकसभा लीडर ऑफ ओपोजिशन पर निर्भर है भविष्य की सियासत। कैसे, समझ लीजिए इसे। एलओपी बनने पर राहुल की एक अलग पहचान होगी। सदन में विपक्ष को लीड करने का उन्हें मौका मिल जाएगा और राहुल गांधी की राजनीतिक समझ बढ़ेगी। लेकिन दिक्कत क्या है, भविष्य में राहुल की सियासी स्किल सिद्ध करना एक चुनौती है और अगर राहुल एलओपी नहीं बने तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दर्शकों, राहुल गांधी को कमजोर नेता मान लिया जाएगा कि राहुल गांधी कमजोर है और जनता का यानी आप लोगों का उन पर भरोसा भी नहीं रहेगा और राहुल गांधी की इमेज खराब हो जाएगी। सत्ता पक्ष राहुल का मजाक भी बना सकता है। तो यह आपने देख लिया, लेकिन अब हमारी तीसरी रिपोर्ट का वक्त आ गया है और तीसरी रिपोर्ट भी आपको समझनी होगी क्योंकि जब सत्र शुरू हो गया है तो इसे लेकर बड़ा हंगामा हो रहा है। और हमारी तीसरी रिपोर्ट में क्या है मैं आपको बताऊंगा। आइए जरा मूव कीजिए ये देखिए आप, स्पीकर के चुनाव पर हंगामा क्यों हो रहा है ये मैं अब आपको बताने वाला हूं और कौन होगा लोकसभा का स्पीकर, इसकी रिपोर्ट भी हमने तैयार कर ली है। डिप्टी स्पीकर पर क्या रार तय है, पूरी तैयारी की जा रही है। आखिर क्या हो रहा है 18वीं लोकसभा में, आइए मैं आपको बताता हूं क्योंकि इसके लिए भी विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन हो क्या रहा है आइए जरा समझाते हैं। 18वीं लोकसभा के पहले दिन ही सदन में नारेबाजी और हंगामे हुए। विपक्षी दलों ने सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाए जाने को लेकर जमकर बवाल काटा और विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी ने संसदीय परंपराओं का पालन नहीं किया है। प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठता के आधार पर बनाया जाता है, लेकिन बीजेपी ने नियमों को दरकिनार किया और भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बना दिया। हालांकि विपक्ष के इन आरोपों का किरण रिजिजू ने जवाब दिया था, जो आपको याद होगा। किरण रिजिजू का कहना था कि भर्तृहरि महताब लगातार 7 बार कटक से आए जबकि के सुरेश बीच में चुनाव हार गए थे। यही वजह कि वरिष्ठता के आधार पर महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया और किरण रिजिजू के इस बयान के बावजूद विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं। यह मुद्दा उठाया जा रहा है बल्कि हंगामा भी किया जा रहा है। के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाने से इंडी के नेता नाराज चल रहे हैं और 3 सांसदों ने आज शपथ ही नहीं ली। सोचिए जरा, बहिष्कार कर दिया। इसमें के सुरेश के अलावा डीएमके के नेता कीटी बालू और टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय हैं। इन सांसदों ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि महताब के निर्वाचन पर आपत्ति जता दी। माना यह जा रहा है कि तीनों सांसद कल शपथ ले सकते हैं और खबर यह भी है कि अगर लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ तो कांग्रेस के सुरेश को डिप्टी स्पीकर के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस पर कैसे विवाद चल रहा है, कैसे इसका चयन होता है आगे बताऊंगा, उससे पहले देखिए रिपोर्ट। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। स्पीकर चुनाव को लेकर बीजेपी की अपनी रणनीति है तो विपक्ष की अपनी शर्तें। विपक्ष डिप्टी स्पीकर का पद चाहता है और साथ ही इशारा भी दे रहा है कि अगर उनकी मांगों को मान लिया गया तो एनडीए के प्रस्तावित नाम के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। लोकसभा स्पीकर का चुनाव पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अहम है। बीजेपी की रणनीति जहां स्पीकर के जरिए यह संदेश देने की होगी कि एनडीए के सभी घटक दल मजबूती के साथ हैं और गठबंधन में किसी तरह की कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं है, वहीं विपक्ष की रणनीति यह है कि स्पीकर का चुनाव के बहाने सरकार को डिप्टी स्पीकर का पद उसे देने के लिए मजबूर किया जाए। एनडीए की सरकार है वो इससे पहले भी 2014 की सरकार देखें, 2019 की सरकार देखें और अभी भी वो संवाद के जरिए, समन्वय के जरिए, सहमति के जरिए संसदीय कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की सियासत करने की जरूरत है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में अब 2 दिन का समय बचा है। सत्ताधारी एनडीए भी अगले स्पीकर के नाम का खुलासा करने से बच रही है। वहीं विपक्षी गठबंधन भी इस बात पर अड़ा है कि डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया तो वो दोनों ही पदों के लिए उम्मीदवार उतारेंगे। सत्ता पक्ष का रुख देखकर यह कहा जा रहा है कि एनडीए विपक्ष को डिप्टी स्पीकर देने के मूड में नहीं है। अब देखना यही होगा कि संसद में छिड़े संग्राम का अंत कहां होता है। थोड़ा सा वक्त कम है इसलिए आज मैं आपको न्यूज का एक्सरे में एक ऐसी खबर दिखाऊंगा जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और वो भी करूंगा जो आज न्यूज इतिहास में पहली बार हो रहा है। मैं आपको संस्कृत में कुछ कहता हूं। अगच्छन्तु श्रावयाम वयम यत् कथम बांसुरी स्वराजः सा संस्कृतम शपथ ग्रहण विहितवती इति। आप सोच रहे होंगे इसका अर्थ क्या है। मैंने कहा है कि आइए आपको मैं सुनवाता हूं कि बांसुरी स्वराज ने आज संस्कृत में शपथ ली। सुनिएगा।
अहम बांसुरी स्वराजः यः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहं भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुण्ण रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वहिष्यामि। भाषा कोई भी हो बड़ी खूबसूरत होती है। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही, लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ।